नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पर बात होने वाली है। हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी, संक्रामक बीमारियों और पब्लिक हेल्थ के ढांचे को आपस में जोड़कर देखने वाले हैं। अक्सर हम इन चीज़ों को अलग-अलग सब्जेक्ट्स की तरह देखते हैं, लेकिन असल में ये सब एक ही बड़े इंटरकनेक्टेड सिस्टम के छोटे-छोटे हिस्से हैं। जरा सोचिए, क्या एक तालाब का छोटा सा फूड वेब दुनिया भर के मेडिकल क्राइसिस या फिर हमारी हड्डियों की सेहत से जुड़ा हो सकता है? बिल्कुल जुड़ा हो सकता है। और यही हमारी आज की जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है। हम नेचर के बड़े बड़े नियमों से शुरू करके शरीर के अंदर चल रही सेल्स की लड़ाई तक जाएंगे और फिर वापस कम्युनिटी हेल्थ के बड़े पिक्चर को समझेंगे। तो हमारा आज का एजेंडा काफी सीधा सा है। पहले हम इकोसिस्टम में जीवन को देखेंगे, फिर जब पैथोजेंस हमला करते हैं तो क्या होता है उस पर बात करेंगे। इसके बाद कुपोषण के खतरे को समझेंगे और आखिर में कम्युनिटी हेल्थ के प्रिंसिपल्स पर गौर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, इकोसिस्टम में जीवन, द मैक्रो फाउंडेशन। अब यहाँ पर एक चीज जो बहुत ही दिलचस्प है वो ये कि इकोसिस्टम सिर्फ किसी जियोग्राफिकल जगह का नाम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही डायनामिक चेन है। इसमें जीवित चीजें और निर्जीव घटक लगातार एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं। मतलब यहाँ हर एक चीज किसी न किसी दूसरे चीज पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। इस फूड चेन को एक तरह की एनर्जी इकोनॉमी मानकर चलिए। देखिए कैसे सूरज की एनर्जी को पौधे कैप्चर करते हैं और फिर वो एनर्जी एक टिड्डे से मेंढक, फिर सांप और आखिर में एक चील यानी एपेक्स प्रीडेटर तक सीक्वेंशियली पहुंचती है ना? कमाल का सिस्टम। ऊर्जा का प्रवाह कभी नहीं रुकता। इस इकोलॉजिकल पिरामिड को देखने पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इस एनर्जी फ्लो को चालू रखने के लिए प्रोड्यूसर्स यानी पौधों की संख्या को कंज्यूमर्स की तुलना में बहुत ज्यादा होना ही पड़ेगा। देखिए, प्रोड्यूसर्स 50% पर हैं। सच कहें तो यही वो बेस है जिस पर धरती का पूरा बायोलॉजिकल सर्वाइवल टिका हुआ है। तो मेन पॉइंट यहाँ ये है कि जो हमारे बायोटिक फैक्टर हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और डीकंपोजर्स, वो लगातार हवा, पानी और धूप जैसे एबायोटिक यानी भौतिक तत्वों के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इस इंटरैक्शन से बायोमास का प्रोडक्शन बना रहता है। इनमें से एक भी चीज कम हुई तो पूरा का पूरा सिस्टम डगमगा जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जब पैथोजेंस का हमला होता है, माइक्रो लेवल इन्वेडर्स। देखिए, बीमारियां कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं होती। असल में ये एक तरह की घुसपैठ है। अलग अलग संक्रामक बीमारियां अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कीड़ों की वजह से होती हैं। और ये हमलावर क्या करते हैं? ये हमारे इंसानी शरीर को ही अपना प्राइवेट इकोसिस्टम बना लेते हैं। अगर हम मलेरिया फैलाने वाले प्लास्मोडियम प्रोटोजोआ को जरा क्लोजअप में देखें तो इसका लाइफ साइकिल एक मल्टी होस्ट सिस्टम का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसे जिंदा रहने के लिए इंसानी खून और एनाफिलीज मच्छर दोनों की जरूरत होती है। लिवर में मल्टीप्लाई होने से लेकर हमारे रेड ब्लड सेल्स को तोड़ने तक ये माइक्रो लेवल पर इकोसिस्टम का ही एक बहुत ही खतरनाक रूप है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म सामने आता है। जब ये मलेरिया पैरासाइट हमारे रेड ब्लड सेल्स को फोड़ता है तो वो हीमोजॉइन नाम का एक टॉक्सिन रिलीज करता है। और यही वो टॉक्सिन है जिसकी वजह से मलेरिया के मरीज को वो भयंकर वाली ठंड और कंपकपी महसूस होती है। एक छोटे से टॉक्सिन का इतना बड़ा असर। और इसीलिए मलेरिया, HIV या TB जैसी बड़ी संक्रामक बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे पास एकेडमिक फ्रेमवर्क्स होते हैं। ये फ्रेमवर्क्स इन बीमारियों को सिस्टमैटिक तरीके से कैटेगराइज करते हैं ताकि हम इन्हें बेहतर ढंग से समझ सकें और एक ठोस स्ट्रैटेजी के साथ ग्लोबल लेवल पर इनका मुकाबला कर सकें। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कुपोषण का खतरा, द इंटरनल इकोसिस्टम। यहाँ फोकस इन्फेक्शन से हटकर हमारे शरीर के अंदरूनी इकोसिस्टम पर आ जाता है। देखिए, विटामिन D की कमी अलग अलग उम्र में कितनी अलग तरह से असर करती है। बच्चों में रिकेट्स सीधे उनकी ग्रोथ प्लेट्स को डैमेज करता है, जिससे हड्डियां मुड़ जाती हैं। वहीं अडल्ट्स में इसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, जो पहले से बन चुकी मैच्योर हड्डियों को नरम और कमजोर कर देता है। शरीर के अंदर इस पूरी प्रोसेस को ट्रैक करना किसी थ्रिलर से कम नहीं है। जब धूप या जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो शरीर में कैल्शियम का लेवल गिरने लगता है। इसे हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। अब इसे बैलेंस करने के लिए शरीर पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा देता है। नतीजा, ब्लड में कैल्शियम मेंटेन करने के लिए हमारा शरीर अपनी ही हड्डियों को गलाना शुरू कर देता है। यह बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। और इसी बीच ये नंबर आता है -2.4। ये बहुत ही क्रिटिकल नंबर है। ये असल में कैल्शियम फॉस्फेट प्रोडक्ट का एक थ्रेशोल्ड है। अगर किसी ब्लड टेस्ट में ये वैल्यू 2.4 मिलीमोल प्रति लीटर से नीचे आ जाए
तो समझ लीजिए ये ऑस्टियोमेलेशिया का एक बहुत बड़ा बायोकेमिकल रेड फ्लैग है। चलिए अब जरा वाइड एंगल से चीजों को देखते हैं। हमारे चौथे और आखिरी भाग में कम्युनिटी हेल्थ के सिद्धांत, द मैक्रो सॉल्यूशन। ये जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है ये हमें बताता है कि कैसे पब्लिक और एनवायरमेंटल हाइजीन असल में बीमारियों के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। ये सिर्फ एक इंसान को ठीक करने के बारे में नहीं है, ये पूरी की पूरी कम्युनिटी के बचाव की नींव है। कम्युनिटी हेल्थ का अप्रोच किसी एक मरीज के बुखार या टूटी हड्डी का इलाज करने तक सीमित नहीं रहता। ये पूरे पॉपुलेशन को सेफ रखने के लिए बड़े लेवल पर काम करता है, चाहे वो मलेरिया रोकने के लिए मच्छरदानियों का इस्तेमाल हो, सही तरीके से कूड़े का निपटारा हो, या फिर डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट शामिल करना हो। या हेल्थ केयर के दो बिल्कुल अलग अप्रोच साफ दिखाई देते हैं, माइक्रो और मैक्रो। क्लिनिकल मेडिसिन शरीर के अंदर जाकर किसी खास पैथोजन या न्यूट्रिशन की कमी को टारगेट करती है, जैसे मलेरिया के लिए क्लोरोक्वीन देना। लेकिन जो मैक्रो लेवल स्ट्रैटेजी है वो शरीर के आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को ही बेहतर बनाती है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल करना या रहने के हालात सुधारना। इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद एक बात जो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है वो ये कि इंसानी सेहत हमारे आसपास के इकोसिस्टम से बुरी तरह से जुड़ी हुई है। चाहे हम शरीर के अंदर एक सिंगल सेल वाले प्रोटोजोआ से लड़ रहे हों या बाहर धूप की कमी से जूझ रहे हों, हमारा शरीर हर पल अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो आखिर में छोड़ चलते हैं आपको एक सवाल के साथ। हम हर दिन अपने लोकल इकोसिस्टम के साथ जो इंटरैक्शन करते हैं, जो हवा हम सांस में लेते हैं, जो पानी पीते हैं, वो ग्लोबल कम्युनिटी हेल्थ के फ्यूचर को कैसे तय करता है? ये वाकई सोचने वाली बात है ना? इस पूरे कनेक्शन को गहराई से समझने से ही हम एक बेहतर और हेल्दी कल की उम्मीद कर सकते हैं।